हाँ भाई, स्क्रीन ठीक दिखाई दे रही है? ओके है, क्लियर है सभी को? यस सर। सर सर ठीक है, तो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की अपने शुरुआत करेंगे। मैट्रिक्स, ये मेरा चैप्टर है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये दो चैप्टर आपके पास रहेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। इन दो चैप्टर में से एनडी के अंदर आपके पास टोटल 8 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपके पास एनडीए के पेपर में रहते हैं, और यही अपने चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर है अपने पास मैट्रिक्स की शुरुआत करेंगे। ठीक बात है, दोनों मिला के टोटल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं फिर मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स के अंदर क्या कुछ है अभी देखते हैं अपने। सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स है क्या, इसके बारे में देखें अभी। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स एक क्या है? अरेंजमेंट। मैट्रिक्स एक आपके पास क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट है मैट्रिक्स? किसी भी अपने सिंबल्स का कह सकते हैं, किसी भी अपने सिंबल्स का कह सकते हैं। सिंबल्स के बाद किसी भी अल्फ़ाबेट्स का कह सकते हैं, या फिर किसी नंबर्स का कह सकते हैं, किसी का भी अपने बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट हमने किसका करना है। क्या कोई सिंबल्स है, कुछ अल्फ़ाबेट्स है, कुछ नंबर्स हैं, कुछ मर्जी हो, उसको अपने अरेंज करना है। किस फॉर्म में अरेंज करना है? इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है। मैट्रिक्स है क्या? एक अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है? सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, किसी का भी अपने अरेंजमेंट कर सकते हैं। और वो अरेंजमेंट किस फॉर्म में करना है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, इसको अपने रेक्टेंगुलर लिखेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या मतलब? रेक्टेंगल बनाना है। ठीक बात है, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेरे पास नंबर थे। मैंने इस 6 नंबरों को कुछ इस तरीके से लिखकर एक रेक्टेंगल बना लिया। ये सभी के सभी नंबर्स को इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो मैं बोलूँगा कि ये मेरे पास एक क्या बन गई? मैट्रिक्स बन गई। और इस मैट्रिक्स को आपने इस तरीके से सर इस ब्रैकेट के अंदर लिख देना। ठीक है भाई, ओके है कि मैट्रिक्स को अपने इस सर तरीके एक से। चेंज कर लो। हाँ भाई, हेलो। सर इंक का कलर चेंज कर लो। तो ब्लू कलर दिखाई नहीं दे रहा? सर ये जो डार्क, जहाँ पे ज्यादा डार्क है वहां पे थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, येलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स किसका अरेंजमेंट है? सिंबल्स का, अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है, या फिर नंबर्स का। कैसा अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये देखो हमने क्या बनाया है, ये रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर हमने नंबरों को लिख दिया। और तरीका क्या था? इन 1 2 3 4 5 6 को लिखने का और कौन सा तरीका था? अगर मैं इनको ऐसे लिख देता, 1 2 3 4 5 6, ये भी लिखा जा सकता है। ये भी मैं बोलूँगा एक मैट्रिक्स में। और किस तरीके से लिखा जाता? सभी के सभी नंबर एक ही लाइन में लिख देता। तो ये भी मेरे पास क्या बनी है? एक मैट्रिक्स बनी। समझ आ गई बात कि हमें नंबर्स को कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल नंबरों की और वर्टिकल नंबरों की फॉर्म में लिखना है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की। तो ये हॉरिजॉन्टल जितनी लाइनें बनती है, ये हॉरिजॉन्टल वाली जितनी लाइनें बनती है, उनको अपने बोलते हैं रो। तो मैं बोलूँगा ये मेरी पहली रो है, इसको मैं बोलूँगा ये मेरी सेकंड रो, रो 2 होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 1 और 2 वाली रो को बोलूँगा मैं R1 से लिखा करूँगा कि ये मेरी पहली रो है। 3 और 4 को मैं लिखा करूँगा R2 से कि ये मेरी सेकंड रो है। 5 और 6 को मैं लिखा करूँगा R3 से कि भाई ये मेरी तीसरी रो है। तो मैं कह सकता हूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास 1 2 और 3 तीन रो होगी। और ये जो वर्टिकल लाइनें बनती है उनको अपने बोलते हैं कॉलम। इनको अपने कॉलम बनते हैं। तो ये मेरा पहला कॉलम हो गया, ये मेरा दूसरा कॉलम हो गया, और ये मेरे पास तीसरा कॉलम हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो यहां मैट्रिक्स बनी है उसके अंदर 2 रो है और 3 उसके अंदर क्या है? कॉलम है।
तो जितनी नंबर ऑफ रो होगी और जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उनको आपने यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर बिल्कुल नीचे लिख, ठीक है भाई, मैट्रिक्स का बिल्कुल नीचे। ये 2 पहले वाला जो नंबर होगा ये रो को बताएगा, ये जो बाद वाला नंबर होगा ये कॉलम को बताएगा। और ये जो 2 इंटू 3 लिखा है ना, इसको मैट्रिक्स का मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैट्रिक्स का ऑर्डर बोल, कि मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। एक बात होगी। यहाँ पर हम देखते हैं ये पहली रो थी, ये दूसरी रो थी, ये तीसरी रो, मैं बोलूँगा मेरे पास 3 रो है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो मैं बोलूँगा मेरे पास कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू में 2 हो जाएगा। एक बात है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 2 हो जाएगा। और अगर आप इस ऑर्डर वाले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसको बताएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को बताएगा कि आपके पास टोटल कितने हैं। समझ आ गई होगी बात, ठीक है भाई, ओके है। तो कुछ एग्जांपल और लेते हैं अपने, ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं अपने, देखना इधर। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये छः एलिमेंट थे मेरे पास, ठीक है। अगर मेरे से ये पूछा जाए कि इस 6 एलिमेंट को मैं किस किस तरीके से कितने कितने सीक्वेंस में लिख सकता हूँ, कौन सी मैट्रिक्स बना सकता हूँ, अगर मैं ये बात करूँ कि 1 2 3 5 6 के बाद मैं 7 8 9 और 10 को भी ले लेता हूँ, चलो यहाँ तक लेके जाता हूँ कि इससे कितनी मैट्रिक्स बन सकती है। तो यहाँ पर क्या पता सारे के सारों को मैं इस तरीके से लिख दूँ, ठीक बात है, इस तरीके से लिख दूँ, ये मेरे पास पहली मैट्रिक्स होगी। इनको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 रो बना दूँ, इस तरीके से 2 रो बना दूँ, ये भी हो सकता है। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इस 1 2 3 4 5 6 10 को इस तरीके से ये सभी के सभी नंबर एक ही कॉलम के अंदर लिखा जाए, इस तरीके से भी लिखे जा सकते। तो ये सारी की सारी जो है मैट्रिक्स है, और इन मैट्रिक्स के अंदर हर एक टाइप की मैट्रिक्स के अंदर आपके पास टोटल 10 एलिमेंट है। तो मैं इस मैट्रिक्स की बात करूंगा कि इसके अंदर सर एक रो है और इसके अंदर 10 क्या है, कॉलम है। इस मैट्रिक्स की बात करूंगा तो सर इसके अंदर 2 रो है और इसके अंदर कितने कॉलम है, 5 कॉलम। और इस मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि सर 5 रो है और इसके अंदर 2 कॉलम। इस मैट्रिक्स की बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल कितनी लाइनें बनेगी, मैं बोलूंगा 10 रो है, और वर्टिकल कितनी लाइन बन रही है, एक ही लाइन बन रही है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 10 इंटू 1, कुछ इस तरीके से, ठीक बात है। तो टोटल कितनी, इन 10 एलिमेंट से टोटल कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, आप बोलोगे सर 1 2 3 और 4। टोटल कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, 4 मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन यहां पर अपना यही बनता है कि भाई किसी मैट्रिक्स के अंदर ना टोटल 12 एलिमेंट हैं, तो 12 एलिमेंट की टोटल कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, कोई बंदा बताएगा। 12 एलिमेंट के लिए ऐसी बताओ कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसके अंदर 12 एलिमेंट, जल्दी आंसर दें। 12 एलिमेंट वाली कितनी मैट्रिक्स बनाई, तो बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि 12 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते, जितने नंबर उस 12 को डिवाइड कर सकते हैं ना, उतनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स। 12 को सबसे पहले कौन डिवाइड करेगा, 1, फिर 12 को कौन डिवाइड करेगा, 2, फिर 12 को कौन डिवाइड करेगा, 3, फिर 12 को कौन डिवाइड करेगा, 4, फिर 12 को कौन डिवाइड करेगा, 6, और उसके बाद 12 को कौन डिवाइड करेगा, 12। तो 12 मैट एलिमेंट वाली टोटल आप 1 2 3 4 5 और 6 बोलेंगे कि कितनी मैट्रिक्स बनती है, 6 मैट्रिक्स पॉसिबल, ठीक है। ये 6 मैट्रिक्स की मैंने रो लिखी है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक रो है तो कॉलम को कितना होना पड़ेगा, 12 होना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। अगर 2 रो होती है तो कॉलम को कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। अगर 3 रो होती है तो कॉलम को कितना होना पड़ेगा, 4। 4 रो होती है तो कॉलम को कितना होना पड़ेगा, 3। और अगर 6 रो होती है तो कॉलम को 2 होना पड़ेगा। और एक रो अगर 12 रो होती है तो कॉलम को 1 होना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि 12 एलिमेंट की मैट्रिक्स बनाने की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, 12 एलिमेंट की, तो मैं बोलूँगा 6 मैट्रिक्स पॉसिबल है। समझ आ गई सभी को, हाँ भाई, यस नो बताएं यहाँ तक अगर ओके हो।
यस सर। यस सर। यस सर। ठीक बात है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसके बाद नोट कर लिया, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आराम से नोट कर लो। फिलहाल आज की क्लास के अंदर ज़्यादा लिखने का काम नहीं होगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते जाओ। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि जो हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स का किया है उसके बारे में अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के बारे में थोड़ी सी बात। देखो भाई, ये यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बनाई, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 डॉट लगाए हैं। तो क्या कोई बंदा मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा पहले कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? जल्दी 2 से। इंटू सर इसके अंदर 2 रो है और इसके अंदर क्या है, 3 कॉलम है। 3 कॉलम। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी आपने पूरी किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो ना, हमेशा आपने पूरी मैट्रिक्स को किसी कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है। समझ आ गई बात? पूरी मैट्रिक्स को या तो कैपिटल ए से लिखोगे या कैपिटल बी से या कैपिटल सी से, किसी से भी लिखोगे। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका कैपिटल लेटर का कोई सिंबल होता है, ठीक बात है। और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे गए हैं ना, उसको स्मॉल अल्फाबेट से लिखा जाता है। उसको क्या लिखा जाता है? स्मॉल अल्फाबेट। जो मैट्रिक्स को आपने जो नाम ए दिया है ना, तो इस सिंबल को, इसके सारे के सारे सिंबल जो एलिमेंट है वो क्या होंगे? स्मॉल ए होंगे। इसके सभी के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? स्मॉल ए हो जाएंगे। बस इतना है कि सभी के सभी एलिमेंट की खुद की कोई ना कोई पोजीशन है। तो जो एलिमेंट यहाँ बैठा है, तो इस पहले एलिमेंट को अगर मैं गौर से देखता हूँ तो मैं बोलूँगा कि सर ये मेरा जो पहला एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट ही कॉलम के अंदर है, तो इसके पैर के अंदर मैं 1 1 लगा देता हूँ। पहले वाला 1 रो को बता रहा है, दूसरे वाला ना रो जो दूसरे वाला 1 जो है वो कॉलम को बता। इस ए की बात करूंगा तो ये पहली रो के अंदर है लेकिन दूसरे कॉलम पर है, तो ये 1 2 हो जाएगा। इस ए की बात करूंगा तो ये पहली रो में है, दूसरे कॉलम में है, तो ये 1 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर इस ए की बात करूंगा तो ये सेकंड रो में या फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको मैं 2 1 कर दूंगा। और अगर इसकी बात करूंगा तो ये सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है, ये इसको मैं 2 2 बोल दूंगा। और अगर इसकी बात करूंगा तो ये सेकंड रो के अंदर है और कौन से कॉलम के अंदर है? थर्ड कॉलम के अंदर, इसको मैं A 2 3 बोल सकता हूँ। मतलब ये हो गया कि जनरली अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनानी हो तो मेरे को जनरली कोई भी मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या रहता है वो मैं आपको थोड़ा देता हूँ। कि पहला एलिमेंट A11 है ना, दूसरा A12 होता है, तीसरा A13 होता है। ऐसे करते करते जब मैं पहली रो को बढ़ाता जाऊंगा ना, तो पहली रो का लास्ट एलिमेंट जो है वो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। लेकिन कॉलम कोई भी हो सकता है, क्योंकि मुझे फिलहाल डैश डैश लगाने के बाद ये नहीं पता लगा कि कितने कॉलम है यहाँ पर। उसी तरीके से अगर मैं दूसरी रो को शुरू करूंगा B1, ये सॉरी, अगर A है A21, फिर A22 है, फिर A23 है, और ऐसे करते 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 ये कहाँ चला जाएगा? ये A2n तक चला जाएगा। उसके बाद A31 वाली लाइन आ जाएगी, ये A32 हो जाएगा, ये A33 हो जाएगा, और ये चलता 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 कहाँ चला जाएगा? A3n पर चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर काफ़ी सारी रो होगी, मैंने मान लिया कि ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, तो ये कौन सी पोजीशन वाली रो होगी? mth रो होगी। ये कॉलम तो पहला ही है, फिर इसको फिर डैश डैश लगाएंगे, mth रो का सेकंड कॉलम, फिर डैश 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 लगाएंगे, mth रो का थर्ड कॉलम, और फिर इसको डैश 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 लगाएंगे, तो mth रो का कौन सा कॉलम? nth कॉलम। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट के अंदर जो लिखा एलिमेंट है ना, जो बिल्कुल लास्ट में ये वाला लिखा गया है, इसके पैर में वही लिखा जाता है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि यहाँ पर इसके पैर में वही आता है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 इंटू 3 है ना, तो उसके बिल्कुल पास वाला एलिमेंट कौन होएगा? 2 3 होएगा। ठीक बात है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है बिल्कुल लास्ट रो में है और बिल्कुल लास्ट कॉलम में है, और इसी से ही अपने ऑर्डर बना सकते हैं। ये mn है तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि m इंटू n होगा। तो यहाँ से आपको पता लगा कि मैट्रिक्स होती क्या है। अपने सिर्फ अभी तक उसकी बात करिए कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है अभी। और ये आपको समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? नंबर्स को लिखने का, सिंबल्स को या फिर अल्फ़ाबेट्स को लिखने का। किस फॉर्म में लिखने का? रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने का। चलो ये बात भी ठीक। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी सारे जने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। चलो नेक्स्ट हेडिंग जो है, यहाँ से मैं अपने चैप्टर की सही शुरुआत कर रहा हूँ, वो है मैट्रिक्स के टाइप। हेडिंग अपने क्या लिखेंगे अब, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं उसकी बात करें। तो टोटल मैट्रिक्स के हमने कितने टाइप पढ़ने हैं पूरे मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर। मैं सीक्वेंस वाइज लगातार नहीं कह रहा कि मैं आपको सारे के सारे टाइप लगातार करवाऊंगा, लेकिन जब तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट होएगा ना, जब तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट होएगा तब तक टोटल 21 टाइप अपने पढ़ चुके होंगे। हमने मैट्रिक्स के टोटल कितने टाइप पढ़ने हैं, 21 टाइप पढ़ने हैं, 21 टाइप पढ़ने हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप का नाम है नल मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप का नाम है नल मैट्रिक्स, और इसी को ही अपने बोल देते हैं, नल मैट्रिक्स को ही जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं या एम्प्टी मैट्रिक्स बोल देते हैं। नल मैट्रिक्स बोल दो या जीरो मैट्रिक्स बोल दो, या इसी मैट्रिक्स को आपने क्या बोल देना है, एम्प्टी मैट्रिक्स बोल। और इस मैट्रिक्स को लिखा किससे जाता है, कैपिटल लेटर ओ से। कैपिटल लेटर ओ से लिखा जाता है इसको, इसको कैपिटल लेटर ओ से लिखा जाता है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी। ठीक बात है। इस नल मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 0 0 होने चाहिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। चाहे ऑर्डर आप ये ले लो, छोटी सी मैट्रिक्स ले लो, सारे एलिमेंट 0 0 है, चाहे मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की ले लो, इन सभी मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूँगा, नल मैट्रिक्स। इनको लिखने का तरीका क्या होगा, मैं इनके पैर के अंदर, इनके पैर के पास क्या लिख दूंगा, उसका ऑर्डर लिख दूंगा। तो इसको अगर नल मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो ना, तो ओ के पैर में मैं 2 3 लिख दूंगा। समझ रहे होंगे बात कि ओ के पैर में 2 3 का मतलब क्या है, कि ये 2 इंटू 3 की 2/3 की एक नल मैट्रिक्स है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि इसके अंदर एक रो है, 2 कॉलम है, इसको मैं O12 बोल दूंगा, और इसको मैं बोल दूंगा O31 बोल दूंगा, कि भाई मेरे पास 3 रो है और मेरे पास एक कॉलम है। तो ये पहली मैट्रिक्स थी मेरे पास, नल मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स का नाम है मेरे पास रो मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स का नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल मात्र एक ही रो हो। दूसरी मैट्रिक्स का टाइप है रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है रो मैट्रिक्स। इस तरीके से मतलब ये हो गया कि इस ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट एक ही रो में आ जाए, और हमें ये ना पता हो कि टोटल कितने एलिमेंट हैं, चाहे होने एक ही रो में चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि इसका ऑर्डर हमेशा कैसा होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बोलेगा कि सर रो तो हमेशा 1 ही रहेगी, लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं। अगर 3 कॉलम बोल रहे हैं तो मैं 1 इंटू 3 लगा दूंगा, अगर 4 कॉलम बोल रखे हैं तो मैं 1 इंटू 4 लगा दूंगा, और अगर मुझे n कॉलम दे रखे हैं तो मैं 1 इंटू क्या लगा दूंगा, n लगा दूंगा। इस मैट्रिक्स को बोला जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होता है, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा सर 1 इंटू एन टाइप का होता है। कौन से टाइप का, n इंटू 1 इंटू एन टाइप का। कि रो मैट्रिक्स के अंदर रो तो एक होगी लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स का तीसरा टाइप मेरे पास आता है, उस मैट्रिक्स टाइप का नाम है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता लग रहा है मैट्रिक्स का तीसरा टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 वगैरह, नंबर ऑफ रो कितनी भी हो, बट कॉलम एक होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स अगर मैं एग्जांपल लिखूं कि सर A1 A2 डैश 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 AM, इस टाइप की मैट्रिक्स जो होती है ना, ये कॉलम मैट्रिक्स होती है। कि नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है, और इस मैट्रिक्स के अंदर आप देखोगे तो m नंबर ऑफ रो है, तो बोलोगे रो m है, और कॉलम इसका कितना है, कॉलम इसके अंदर एक ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स को लिखने का तरीका 1 इंटू एन टाइप की मैट्रिक्स बोलेंगे, और कॉलम मैट्रिक्स को लिखने का तरीका m इंटू 1 मैट्रिक्स हो, m इंटू 1 टाइप की। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के एक बार हमने 3 टाइप लिखे हैं, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। हाँ भाई, किसी को डाउट है तो बताएं, आगे चलते हैं, बोलो भाई, आवाज आ रही है। क्लियर है सर। हम्म, ठीक है। सर जो ये ओ ले रखा है ऊपर हाँ 23 हाँ और 12 और 31, हाँ हाँ। ये कोई भी डिजिट ले सकते हैं।
नहीं, यहाँ ओ ही लिखना है, लेना ये एम्प्टी नल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका जो है ना, सिंबल, वो कैपिटल ओ ही होता है। हमने सर जो लिखना कैपिटल ओ से तो है, मतलब ये नीचे 22 है, 12 या 31। ये ऑर्डर होता है ना उस मैट्रिक्स का। जैसे ये देखो, इसके अंदर कितनी रो है, एक, दो, तीन रो है, इसलिए मैंने ये तीन लगाया। देखो ये तीन क्यों आया, क्योंकि तीन रो थी। ये कॉलम कितना था, कॉलम एक ही था, इसलिए मैंने 1। इसके आगे देखो वन लगाया। पहले लिखा होता है वो मैट्रिक्स की रो को बताता है, और बाद में लिखा होता है मैट्रिक्स के कॉलम। इस मैट्रिक्स को देख लो, इसके अंदर पहली रो है, दो ही रो थी इसके अंदर, तो मैंने पैर में पहले टू लगाया। कॉलम कितने, यहाँ पर तीन है, तो पैर में देखो मैंने यहाँ तीन लगाया। तो मर्जी से टू थ्री वगैरह मर्जी से नहीं लिखना, ये नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम को बताते हैं उस मैट्रिक्स में। ठीक है भाई। ओके। ओके, तो ये ओके मैट्रिक्स का सर। मैं चौथे टाइप के ऊपर चल रहा हूँ। मैट्रिक्स का फोर्थ टाइप मुझे क्या बोलता है, मैट्रिक्स का चौथा टाइप क्या है। मैट्रिक्स के चौथे टाइप का नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के चौथे टाइप का नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसी के साथ मैट्रिक्स का मैं पांचवा टाइप ही लिख लेता हूँ, और उसका नाम है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के पांचवें टाइप का नाम मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है भाई। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो आपकी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम हो जाए। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, उस मैट्रिक्स को अपने स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दोनों को अपने फर्क से समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इन दोनों का। ठीक है, ये देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 1 2 3 4 5 6। तो आपने इस मैट्रिक्स को देख ही लिया गौर से। इस मैट्रिक्स के अंदर भाई दो रो है, तीन कॉलम है। तो पैर में अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा ना, तो मेरे को दोनों के दोनों एलिमेंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दोनों नंबर मुझे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स को मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा, जिसके पैरों में यहाँ ऑर्डर के अंदर रो और कॉलम क्या हो, अलग अलग। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम एक जैसे हों, बराबर हों, जितनी रो है उतने ही कॉलम है। जैसे इसके अंदर देख लो, दो ही रो है, दो ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होएगा, इसका ऑर्डर होएगा 2 × 2। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर सिर्फ 4 लिखा है, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, इसके अंदर सर रो भी एक है, कॉलम भी एक है, ये भी मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मैट्रिक्स को देख लो, कितनी नंबर ऑफ रो है, तीन रो है। कितने नंबर ऑफ कॉलम है, तीन ही इसके अंदर कॉलम, तीन ही रो है इसके अंदर और तीन ही इसके अंदर कॉलम है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को। समझ आ गई बात, जितनी नंबर ऑफ रो होती है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, और ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग आ जाए। आपको याद है मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम किससे लिखा करते थे थोड़ी देर पहले, m × n बोलते हैं ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n होता है। तो जिनके लिए m इज नॉट इक्वल टू n हो गया, वो तो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जिनके लिए m इज इक्वल टू n हो गया, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो गए, उस मैट्रिक्स को अपने क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो बहुत सारी टाइप की बना करेगी, हमें सारी मैट्रिक्स नहीं पढ़नी होती, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास सिर्फ ये तीन ही बनेगी। ठीक है, इन तीन के अलावा आपके स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं काम आने वाली, हालांकि ये भी काम नहीं आने वाली, 1 × 1 भी आपके काम की, 2 × 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, और ये 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। चलो, ये आपको पता लग गया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बारे में आपने देखा। अब एक वर्ड आता है डायगोनल, कि मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है। हाँ, अगर हम किसी रेक्टेंगल को देखते हैं ना, तो जब आपको रेक्टेंगल दिमाग में आता है, तो रेक्टेंगल वर्ड को देखकर आपको दो डायगोनल दिमाग में आते हैं, किसी रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं। और स्क्वायर के अंदर भी आपको पता है दो डायगोनल होते हैं। लेकिन जब बात मैट्रिक्स की आ जाती है ना, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। और जब बात स्क्वायर मैट्रिक्स की अपने करेंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, ये वाला। मतलब ये हो गया कि पूरे अपने मैट्रिक्स के अंदर जब भी डायगोनल की बात आएगी, हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स का मैक्सिमम एक ही डायगोनल होता है।
स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल कितना है, यहाँ पर 1 होता है, एक ही डायगोनल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक डायगोनल और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। चलो ये बात भी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक डायगोनल ये है बस, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी एक ही डायगोनल है, और इसके अंदर ये खुद ही डायगोनल के अंदर आ जाएगा 4। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमेशा एक डायगोनल होता है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करूंगा तो उसके अंदर कितने डायगोनल होते हैं, उसके अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। और अगर आप डायगोनल वाले एलिमेंट के, अगर आप डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो हैं उनका अगर आप पोजीशन देखो, अगर उनकी डायगोनल वाले एलिमेंट्स की अगर पोजीशन देखोगे तो आप क्या पाते हैं, आपको ये पता लगेगा कि सर ये जो 1 है ना, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, ये 5 जो है ना, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, ये जो 9 जो है ना, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है। समझ पा रहे होंगे इस बात कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उनकी जो पोजीशन रो की होती है ना, वही पोजीशन किसकी होती है, कॉलम की। ठीक बात है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट की खास बात क्या होती है कि जो नंबर उनका रो का नंबर होता है वही उनका क्या होता है, कॉलम का नंबर होता है, और वो मैट्रिक्स के एक किनारे से शुरू होकर दूसरे किनारे पर चले जाते हैं। उसके बाद ये जो जब आपको ये डायगोनल समझ आता है कि मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, तो उसके बाद एक वर्ड आपके पास और आता है, उसका नाम है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगर इस पूरी मैट्रिक्स को अगर आप मान लो कैपिटल ए नाम देते हैं, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या रहेगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट में TR लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर अपने ए लिखेंगे। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल वाले एलिमेंट्स का सम कर दो, जो भी आएगा उसको अपने क्या बोला करेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोला। तो ये जो मैट्रिक्स ए दे रखी है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस आपके पास क्या होगा, 1 + 5 + 9, और 1 + 5 + 9 कितना हो गया, 15। ये आपके पास इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो गया। इस मैट्रिक्स का अगर ट्रेस बोलता क्या होगा, पहली मैट्रिक्स का, तो 1 + 4 मैं 5 बोल देता। इस मैट्रिक्स का ट्रेस बोलता तो इसमें इसी 4 को ही बोल देता कि 4 ही इसके डायगोनल में है, तो इसका ट्रेस 4 ही। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ट्रेस की कोई बात ही नहीं होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ट्रेस का कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, तो ये मैट्रिक्स के मेरे पास दो टाइप और हो गए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। अगले टाइप पर चलते हैं, मैट्रिक्स का अगला टाइप क्या वो, मैट्रिक्स का टाइप नंबर 6, इसका नाम है डायगोनल। इसका नाम क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का तो सुनो भाई, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ और सिर्फ हम कौन सी मैट्रिक्स की बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई इससे कभी कोई लेना देना नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो डायगोनल वर्ड है, अभी हमने क्या बोला है कि डायगोनल किसके लिए डिफाइन होता है, डायगोनल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कोई डायगोनल होता ही नहीं, तो उसी डायगोनल की बात कर रहे हैं। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट तो पड़े हों, बट उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, उस मैट्रिक्स को अपने बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं कि डायगोनल एलिमेंट वैसे के वैसे पड़े हैं ABC, बाकी जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे जीरो होने चाहिए, उस मैट्रिक्स को अपने बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स अगर ए है, ये मैट्रिक्स ए है, तो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो गए। इसको और लिखने का तरीका क्या होता है, हालांकि आपको बहुत कम जगह ये तरीका लिखा हुआ मिलेगा कि ए और बी डायगोनल में है ना, तो ए और बी डायगोनल के अंदर पड़े रहने दो, ये जीरो है, ये जीरो पड़ा रहने दो। लेकिन इसके अंदर लिखने का तरीका थोड़ा बदल भी सकते हैं, अगर अपने बदलना हो तो। ABC डायगोनल है, 3 बार ये जीरो लिखने की बजाय ना, इस तरीके से तिरछी बड़ी जीरो लगा दो, तिरछी एक इस तरीके की बड़ी जीरो लगा दो। मतलब ये होगा कि ये सारे एलिमेंट आपके जीरो 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 हैं, इधर वाले भी जीरो 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 हैं, तो बचा आपके पास कौन है, A, B और C, सिर्फ आपके पास 3 बचे हैं, डायगोनल बचे हैं, बाकी सारे जीरो। और इसी डायगोनल मैट्रिक्स ABC को लिखने का एक तरीका और होता है, डाया लिख के, डायगोनल लिख के ब्रैकेट के अंदर या फिर मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट के अंदर ये लिख दो। इसका मतलब भी यही होता है, समझ गए होंगे बात।
ये एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट आपको बोल रखा है कि डायगोनल एलिमेंट ए बी सी है और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। उस मैट्रिक्स को अपने बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आ गई होगी बात ये कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो मैं बोलूँगा कि वो सारे एलिमेंट क्या हो गए, वो सारे एलिमेंट जीरो हो गए, वो सारे एलिमेंट जीरो हो गए। कौन जीरो हो गए? फॉर विच i इज नॉट इक्वल टू j। समझ रहे हो बात? i इज नॉट इक्वल टू j का मतलब क्या है कि इस पोजीशन, ये जो जीरो है ना, इसका रो कितना है 1, कॉलम कितना है 2। ये रो और कॉलम को मैंने i और j बोला है, मतलब इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए i 1 है, j क्या है 2 है। तो i और j इक्वल नहीं थे, तो इस एलिमेंट को मैंने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूंगा, i और j इक्वल नहीं है, मैंने इसको भी जीरो कर दिया। इसके लिए भी i और j इक्वल नहीं होते, मैंने इसको भी जीरो कर दिया। इसके लिए भी i और j इक्वल नहीं होते 2 1, इसको भी जीरो कर दिया। इसके लिए भी i और j इक्वल नहीं होते 3 1, इसके लिए भी i और j इक्वल नहीं होते 3 2। तो जिनके लिए i और j इक्वल नहीं होते वो सारे हमने क्या कर दिए, जीरो कर दिए। और जिन जिनके लिए i और j इक्वल थे वो क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर विच i इज इक्वल टू j। समझ आ गई बात भी? इस सिंबल्स की फॉर्म में लिखने का मतलब क्लियर है सभी को? बताएं मुझे एक बार जल्दी से। यस सर। ठीक है, यस ओके, सर। चलो ये बात भी ठीक है। इसके बाद सातवां मैट्रिक्स का टाइप मेरे पास क्या आ रहा है, सातवां मैट्रिक्स का टाइप आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, डायगोनल मैट्रिक्स की। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो जीरो जीरो। जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो 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 हो, सॉरी, डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाए। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाए और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। उस मैट्रिक्स को अपने स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब इसके अंदर आपने बोला था ना कि ए आई जे सर जीरो होना चाहिए, इसके अंदर आपने बोला कि सर ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यही बात इसमें लगेगी कि वो सारे एलिमेंट ए आई जे, वो सारे एलिमेंट जीरो हो गए जिनके लिए आई इज नॉट इक्वल टू जे था, और वो सारे एलिमेंट आपके क्या हो गए, वो सारे एलिमेंट आपके ए बन गए जिनके लिए आई और जे आपके क्या थे, बराबर थे। समझ होगी बात कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना, डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनके लिए मुझे पता है कि आई और जे बराबर होते हैं, और डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए आई और जे बराबर होते हैं, तो मैं बोलूँगा कि डायगोनल के सारे ए और ए हो। ठीक बात है। इस मैट्रिक्स को अपने बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब मुझे छोटी सी बात का जवाब देंगे कि क्या स्केलर मैट्रिक्स, क्या सारी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल होती है। सारी स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल होती है। और क्या सारी डायगोनल स्केलर होती है? हाँ भाई, नो सर। नहीं होती। नो सारी सर। स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल सही। तो ये मैट्रिक्स का आपका सातवां टाइप था, और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर एट्थ टाइप जो है वो भी यहीं पर लिख देता हूँ, आठवां टाइप भी मैं। और एट्थ टाइप मुझे क्या बोलता है सुनना मेरे। एट्थ टाइप क्या क्या, एट्थ मैट्रिक्स का टाइप है, एट्थ मैट्रिक्स के टाइप का नाम है, एट्थ मैट्रिक्स का जो टाइप है उसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को ही अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और पूरे मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर इसी यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखा जाएगा, आई से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, बार बार आएगी आगे। तो जहां कहीं भी आपको कैपिटल आई दिख जाए ना, पूरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर कैपिटल आई दिख जाए, इसका मतलब वो यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो यूनिट मैट्रिक्स वो होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, 1 1 1 हो जाए, और डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
उस मैट्रिक्स को अपने यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अभी डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो सारे एलिमेंट तो जीरो हो गए जिनके लिए आई क्या था, नॉट इक्वल टू जे था, और वो सारे एलिमेंट क्या हो गए, 1 हो गए जिनके लिए आई और जे क्या थे, इक्वल थे। क्या ये बात समझ आ गई? यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, समझ आ गई हो? अब मुझे एक बात बताएं, क्या सारी यूनिट मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? क्या मैं यस सर, सारी यूनिट Yes, sir. मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता Yes, sir. यस हूँ? क्या सारी यूनिट मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? यस सर, Yes, बिल्कुल, sir. सारी यूनिट मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ। वेरी गुड, ये बात है। तो मैट्रिक्स के अभी तक हमने टोटल 8 टाइप कर लिए हैं। इसका भी एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये मेरे पास कौन सा टाइप है, 8th टाइप है, ठीक है। अभी चलो, उसके बाद मैट्रिक्स के मैं 9वें टाइप के ऊपर चलता हूँ, और मैट्रिक्स के 9वें टाइप का नाम क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के 9वें टाइप का नाम है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के 10वें टाइप का नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 9वें मैट्रिक्स का नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और 10वें का नाम लिखा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल को शॉर्ट फॉर्म में यूटीएम से लिख देंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म से एलटीएम से लिख देंगे, ठीक है। दोनों में आपने देखा ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर वर्ड आ रहा है, तो अगर जब कभी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वर्ड बोला हो, उसका मतलब वो इन्हीं दोनों की बात कर रहा है, कि वो या तो अपर की बात कर रहा है या फिर लोअर की बात। नाम से पता लग रहा है अपर ट्रायंगुलर, मतलब एलिमेंट जो है ना वो मैट्रिक्स के ऊपर ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, ये कोई 6, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। मतलब जो नॉन जीरो एलिमेंट है ना, वो ऊपर ट्रायंगल बनाते हैं, जिनका बेस कहाँ होता है, ऊपर वाली लाइन जिनका बेस होती है, उसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नीचे वाले बेस के एलिमेंट आपके, नीचे वाले एलिमेंट आपका ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके, नीचे ट्रायंगल बने, उस मैट्रिक्स को अपने बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जिनका बेस फर्स्ट रो होती है वो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और जिनका बेस लास्ट रो होती है वो आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बात समझ। यहां से आपने एक बात और नोट करी होगी कि ये वाले 3 एलिमेंट भी जीरो भी हैं। इसको भी गौर से देखते हैं कि सर ये 3 एलिमेंट जीरो हैं। इसके अंदर देखा जाए तो ये 3 एलिमेंट जीरो है। अभी क्या कोई बंदा बताएगा इन 3 एलिमेंट को क्या नाम दे सकते हैं अपने? इन तीनों एलिमेंट्स को क्या नाम देंगे, कोई बंदा बताएगा? इन तीनों एलिमेंट्स को क्या बोला जा सकता है? तो मैं बताता हूँ। इसकी पोजीशन क्या पहले एलिमेंट की, क्या इसकी पोजीशन 2 1 है, हाँ या ना? सही बात है। यस सर, इसकी पोजीशन 3 1, इसकी पोजीशन 3 2। तो आपने जब इन तीनों को गौर से देखा ना, इन तीनों के लिए नंबर ऑफ रो जो है ना, रो का नंबर जो है वो कॉलम के नंबर से ज्यादा है। समझ आ रही है बात? कि पहले जो लिखा गया है ना वो बाद वाले से ज्यादा होता है। इन तीनों के लिए ये खास बात है। और इन तीनों के लिए क्या खास बात है, इसका रो, इसका नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 2, इसका रो कॉलम 1 3, इसका रो कॉलम 2 3, इस तरीके से। ठीक बात है, ओके। तो मैं बोलूंगा कि वो सारे एलिमेंट मेरे इसके अंदर जीरो हो जाते हैं जिनके लिए आई क्या था, बड़ा था जे से। यहां बोलूंगा वो सारे एलिमेंट मेरे जीरो हो जाएंगे जिनके लिए आई क्या था, कम था जे। और वो सारे एलिमेंट मेरे नॉन जीरो होंगे जिनके लिए आई इज लेस देन इक्वल टू जे। ये बात अगर ना भी लिखो कोई बात नहीं, सिर्फ ऊपर वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर ये कि वो सारे एलिमेंट जीरो हो गए जिनके लिए आई से जे, आई बड़ा था जे से। और ये क्या कह रहा है कि वो सारे एलिमेंट जीरो हो गए जिनके लिए आई क्या था, कम था जे। समझ आ गया होगा अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का किस्सा भी? जल्दी से बताएं एक बार सभी जने, जल्दी जल्दी बोलो। फिर जिस मैट्रिक्स की फर्स्ट लाइन बेस बनाती है ट्रायंगल का, हम्म, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बिल्कुल।
उस आई ए आई जे के जीरो होता है अगर आई बड़ा हो के, हाँ और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिसका सबसे लास्ट वाला रो बेस बना ट्रायंगल का, बिल्कुल सही है। तो लोअर में ट्रायंगल मैट्रिक्स है उसका ए आई जे इक्वल टू जीरो जब ए आई जे से छोटा होता आई है। जे से छोटा, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ भी तुषार, ठीक बात है, समझ आ रहा है। यस सर। यस सर। वामन का है। अमन ये सर साइड में बैठा, उसका फोन की बैटरी खत्म हो गई। अच्छा चलो ठीक है भाई, ओके, क्लियर है सभी को। यस सर। तो ये मैट्रिक्स के हमने अभी तक कितने टाइप किए हैं? 10 टाइप किए हैं। मैट्रिक्स कितने टाइप किए हैं? 10 टाइप। यस सर। तो टोटल मैट्रिक्स के 21 टाइप है। टोटल कितने? 21। अब अपने मैंने आपको पहले बोला था कि 21 के 21 टाइप में लगातार तो नहीं करवाऊंगा, जैसे इस चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे मैट्रिक्स के टाइप जुड़ते जाएंगे। एक बार अपने मैट्रिक्स के इन 10 टाइप के ऊपर अपने रोकते हैं, अगले टाइप अपने इसके बाद करेंगे। तो उससे पहले अब हेडिंग लिखना। अब मेरे पास हेडिंग क्या आएगी? हेडिंग मेरे पास क्या है इसके बाद? इक्वालिटी, कॉमा, एडिशन, कॉमा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को या फिर दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को इक्वल करने की बात या एडिशन करने की बात या सब्ट्रैक्शन करने की बात अपने कब करेंगे? इन सभी के लिए एक ही शर्त है। क्या शर्त है? कि उन मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उन सभी का ऑर्डर आपस में क्या होना चाहिए? सेम। ठीक बात है, समझ आ गई। बस अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है ना, तभी आपने इक्वल की बात करनी है, तभी आप उनको ऐड कर सकते हो, तभी उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स दे दी, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दे दी इधर, और इसके इक्वल टू में लिख रखा है ए बी सी डी, तो हम बोलेंगे कि सर ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। हम यहाँ पर इक्वल के साइन को हाथों हाथ क्या लगा देंगे? नॉट इक्वल का बना देंगे, क्योंकि इनका ऑर्डर ही अलग अलग है। इसका ऑर्डर 2 × 3 है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होता हम इक्वल की बात नहीं कर सकते। समझ आ गई होगी बात ये, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कुछ ऐसा आ जाए, क्या आ जाए? यहाँ ए दिया है, यहाँ ए प्लस बी दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ सी प्लस डी दिया है, और इक्वल टू में दे रखा है 4 7 2 5, कुछ ऐसा दे रखा है। अब मैं देखूंगा इसका ऑर्डर क्या है। ए प्लस बी तो इकट्ठा एलिमेंट है, सी प्लस डी इकट्ठा पूरा एक एलिमेंट है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है। मैं इन दोनों को इक्वल बोल सकता हूँ, और जब मैं इन दोनों को इक्वल बोलूंगा, अगर मैं इन दोनों को इक्वल बोलूंगा तो क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। जैसा ए इज इक्वल टू 4 हो गया। ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के। ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा 7 के, और ए की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं, अगर ए की वैल्यू यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। सही बात है। उसी तरह से सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, और सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और सी प्लस डी की वैल्यू मेरे पास 5 हो जाएगी। सी प्लस डी की वैल्यू 5 हो जाएगी। सी की जगह जैसे ही मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं मैट्रिक्स को इक्वल होने की बातें कर सकता हूँ। कब कर सकता हूँ? जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम है, मैं ऐसी बातें तभी कर पाऊंगा। तो ये जो बात हमने इक्वालिटी के अंदर लगाई है, ये जो भी बात हमने इक्वालिटी के अंदर लगाई है, स्क्रीनशॉट ले लेना भी इसका, ठीक है। ये जो भी बात हमने इक्वालिटी के अंदर लगाई है, यही बात हम एडिशन के अंदर करेंगे, यही बात अपने सब्ट्रैक्शन के अंदर करेंगे। कि दो मैट्रिक्स को हमने आपस में ऐड कब करना है? जब उनका क्या हो? ऑर्डर सेम हो। और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कब करना है? जब उनका क्या हो? ऑर्डर सेम। ऑर्डर। बिल्कुल सही। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ना ही ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। तरीका वही है, जो जहां है वो वहीं वाले के साथ प्लस करो। 1 + 2 3, 2 प्लस होएगा 1 से 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 4 + 5 आपके पास 9 आ जाएगा, 5 और 2 आपके पास 7 आ जाएगा, 6 और 2 आपके पास 6 और 7 आपके पास 13 आ जाएगा। यहाँ 1 में से 2 गया -1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 5 गया
-1, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, और 6 में से अगर 7 गया तो -1 आ गया। ये मेरे पास माइनस करके मैट्रिक्स बनी। ठीक है भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बातें समझ आई? ओके है, क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो ये अभी हमने मैट्रिक्स की शुरुआत करी है, बाकी चैप्टर को अपने अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज के अंदर इतना ही भाई, ठीक है। फिलहाल इसके अंदर सिर्फ नोट्स को अच्छे तरीके से बना लेना, जितना अभी तक हमने किया है। कोई अलग से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पर लिखवाया था उसके अच्छे अच्छे नोट्स बना लेना, वही अपने काम आए। ठीक है भाई, ओके चलो, थैंक यू सर। ओके।